बस एक ही वर्ड सेल, इतना छोटा सा वर्ड, उतनी ही छोटी इसकी साइज है। आज हम जानने वाले हैं कि सेल यानी पेशी यानी कोशिका आखिर होती क्या है। सारे चीज़ें आज हम डिटेल में जानने वाले, एकदम बेसिक से इस वाले टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो सेल आखिर होता क्या है, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बताऊंगा। सेल जो है ये वर्ड जो है ये लैटिन का वर्ड है। ओके, ये लैटिन वर्ड है। ओके, ये एक लैटिन वर्ड है। एंड सेल की खोज किसने की, वो सारी चीज़ें हम सेल का ओवरऑल, क्योंकि अभी आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम, तो मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक एक पॉइंट के साथ बताऊंगा। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सेल को क्या कहेंगे हम, इट इज़ अ फंडामेंटल। ओके, मैं लिख लेता हूँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जीवन की मूलभूत, इसको हिंदी में अगर कहे तो मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के लिए भी बता रहा हूँ। जीवन की मूलभूत इकाई, इसको हम कहते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे सेल को। ओके, तो सेल होता क्या है, अब देखो, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। ओके, साल 1665 में, चीज़ें याद रखो हाँ, रॉबर्ट हुक जो नामक एक शास्त्रज्ञ है, एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने सेल की खोज की, सेल की खोज की। कहाँ से की, तो इनको क्वेश्चन बहुत सिंपल छोटे छोटे पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो इन्होंने एक सेल की खोज की जो कि थी डेड सेल। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। डेड सेल, इन्होंने जो सेल की खोज की वो क्या थी, जीवित थी या डेड थी, तो ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लो। रॉबर्ट हुक नामक शास्त्रज्ञ ने सेल की खोज की, इन्होंने सेल की खोज की, तो इन्होंने डेड सेल की खोज की। लेकिन जब इन्होंने खोज की तब इन्होंने सेल ही नाम नहीं रखा, इन्होंने कहा था सेलुला, सेलुला नाम कहा था। जब इन्होंने खोज की तब इन्होंने कहा कि ये वाली चीज़ सेलुला कहेंगे हम। एक पेड़ है गाइज, एक पेड़ था जिस पेड़ की खाल में कुछ इस तरीके से खाल थी, एंड इसके अंदर ऐसे कप्पे थे। तो इसी वाली चीज़ को रॉबर्ट हुक ने देखा एंड कहा कि ये वाली चीज़ है क्या। जब इन्होंने इसको, इसके बारे में छानबीन की, तब पता चला कि ये जो चीज़ है वो है सेल। लेकिन इन्होंने सेल नाम नहीं रखा, इन्होंने कहा कि सेलुला। सेल, सेल नाम बाद में जाके गिरा इसका। ओके, अब आते अगला पॉइंट जानते हैं। रॉबर्ट हुक के बाद आता है एंटोनी वेन लेवन हुक। एंटोनी वेन लेवन हॉक, अगला साइंटिस्ट। रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में ये वाली चीज़ की, लेकिन इन वाले भाई साहब ने थोड़ी सी 9 साल बाद, इनके 9 साल बाद आए और इन्होंने क्या कहा, इनको एक चीज़ याद रख लो, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैं समझाऊंगा, डोंट वरी बच्चों। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीव के जनक, सूक्ष्म जीव के जनक, सूक्ष्मजीव शास्त्रज्ञ के जनक। ओके, सॉरी, सूक्ष्मजीव शास्त्र के जनक इनको कहा जाता है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, साल 1674 में इन्होंने एक तालाब के अंदर, एक तालाब जो ऐसा तालाब के अंदर इन्होंने क्या किया, तालाब के अंदर इनको एक बैक्टीरिया मिला, जिस बैक्टीरिया जो था वो लिविंग था। ओके, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लिविंग सेल की खोज की, लिविंग सेल की खोज की, इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की खोज की, लेकिन वो वाली थी डेड सेल। एंटोनी वेन लेवन हुक ने क्या किया, लिविंग सेल की खोज की। वो भी कहाँ पर पूछा जाता है, तालाब यानी पॉन्ड बच्चों। ओके, पॉन्ड के अंदर इन्होंने लिविंग सेल की खोज की। तो इनके बारे में कुछ और भी चीज़ याद रख लो। इन्होंने इनके माइक्रोस्कोप से इस वाले बैक्टीरिया को थोड़ा सा डिटेल में देखा, कोशिका की ऐसे कुछ खोज की। तो अब इन्होंने क्या क्या खोजी की, वो वाली चीज़ें जानती है। इन्होंने प्रोटोजोआ खोजा, इन्होंने बैक्टीरिया खोजा, इन्होंने स्पर्म खोजा जो मेल के अंदर होता है। ओके, स्पर्म सेल होती है मेल के अंदर। लेकिन अब चलते अगले टॉपिक के ऊपर। लेकिन अब ये वाला टॉपिक आया है तो मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे बड़ी जो सेल होती है, सबसे बड़ी सेल होती है वो
सबसे बड़ी सेल, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी सेल होती है, सबसे बड़ी। मुर्ग का अंडा सबसे छोटी अगर कहे, सबसे छोटी, ओके, सबसे छोटी अगर सेल कहे तो वो होगी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा गाइज, इसको हिंदी में भी माइकोप्लाज्मा ही कहते हैं एंड इंग्लिश में भी माइकोप्लाज्मा ही कहते हैं, ओके, तो याद रखो। एंड अगला हमारा टॉपिक आती है, ये हो गई नेचुरली, ओके, सारे जीवों को मिलाकर सबसे छोटी सबसे बड़ी सेल। अब आती है ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी एंड सबसे छोटी, ओके। ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी, मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी होती है ओवम एंड सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है, सबसे छोटी होती है स्पर्म, फीमेल मेल, ओके, चीजें याद रख लो। एंड अगर पूछा जाए कि सबसे लंबी सेल कौन सी होती है ह्यूमन के अंदर, तो वो होती है न्यूरॉन सेल, ओके, सबसे लंबी सेल होती है, सबसे लंबी। अब जानते हैं अगली पॉइंट के ऊपर, लेकिन क्या सेल ही सबसे छोटी है सबसे बड़ी होती है? सेल के नीचे अब देखो, मानवीय शरीर जो होता है वो कैसे बनता है, ये होती है एक सेल। मैं चीजें बता रहा हूँ आपको। एक सेल यानी एक सेल अकेली होगी तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। अगर सेल अकेले होगी तो इसको बोलेंगे हम यूनिसेलुलर कौन कौन सी चीजें होती है? वो होती है अमीबा, ओके, ओनली वन सेल से जीते, अमीबा, पैरामेशियम, मैं सारी चीजें आपको कवर करूंगा, पैरामेशियम एंड अमीबा, पैरामेशियम, जीवाणु, यूग्लिना एंड ईस्ट, जो होते ओनली वन सेल, सिंगल सेल से बनते हैं, ओके। लेकिन कई सारे सेल आपस में मिल जाए तो वो बनते हैं टिश्यू। कई सारे सेल आपस में मिल जाए तो वो बनते टिश्यू। अब मानवीय शरीर कैसे बनता है, मैं ये वाली चीज आपको बता रहा हूँ। कई सारे टिश्यू आपस में मिलकर बन जाते हैं एक ऑर्गन कौन सा होता है? हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन है गाइज, हमारे अंदर हार्ट है, हमारे अंदर लंग है, हमारे बहुत सारी चीजें ऑर्गन है हमारे अंदर, ओके। वैसे बहुत सारे ऑर्गन अगर मिल जाते हैं तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम, ओके। चीजें याद रख लो, ऑर्गन सिस्टम एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम। अब देखो, ऑर्गन सिस्टम यानी ये हो गया हार्ट, तो हार्ट क्या करेगा? हर ओवरऑल बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करेगा, यानी सर्कुलेशन करेगा ब्लड का, ओके। ये हो गया लंग, रिस्पिरेटरी ऑर्गन, ये हो गया रिप्रोडक्शन ऑर्गन, ये हो गया न्यूरॉन ऑर्गन वगैरह, सारी चीज़ें, सारे ऑर्गन सिस्टम, ओके, ऑर्गन नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन एक साथ, ऑर्गन सिस्टम मिलकर बन जाता है एक मानव का शरीर। हमारे अंदर एक ऑर्गन ओनली काम नहीं करता, हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं जिससे हम बनते हैं। लेकिन क्या सबसे छोटा है सेल है? सेल से छोटी कुछ भी चीज़ें नहीं है, तो मैं कहूँगा गाइज नहीं है। सेल से छोटी भी चीज़ें होती है जैसे कि ऑर्गेनल्स, एंड ऑर्गेनल्स से छोटे अगर चीज़ें देखें तो होते हैं मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल से छोटे अगर बोले तो वो होते हैं एटम, ओके, एटम। तो ये वाली तीन चीज़ें होती है सबसे छोटी। लेकिन हमें आज हमारे मानवीय शरीर के बारे में जानना है तो सबसे छोटी होती है सेल, ओके। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ तक बात क्लियर है आपकी? अब जानते हैं, तो एक क्वेश्चन लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, साइटोलॉजी आखिर होता क्या है? सेल के अध्ययन को, सेल के कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं, सेल के कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इट इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। एंड साइटोलॉजी है वर्ड किसने दिया? एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है, हर्टविंग ने दिया। हर्टविंग ने क्या कहा? साइटोलॉजी ये वर्ड दिया। अब चलते अगले टॉपिक के ऊपर। तो अब जानते हैं कोशिका सिद्धांत यानी सेल का थ्योरम, सॉरी मैथ में गया था, सेल की थ्योरी, सेल की थ्योरी अब हम जानते हैं, ओके। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, माफ़ करना। सेल की थ्योरी आज हम जानते हैं।
तो एक है ओके, एक आते हैं हमारे श्वान भैया, ओके श्वान भैया, और एक आते हैं स्लीडन भैया, स्लीडन भैया। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी रच दी गई सेल की, जिसके अंदर बहुत सारी इन्होंने चीज़ें कही। इनकी थ्योरी कब आई? तो 1838 से लेकर 1839 तक की इनकी थ्योरी याद रख लो, ओके। इन्होंने एक कहा कि सभी सजीव, सभी, मैं आपको चीज़ें लिख के देता हूँ, सभी सजीव छोटी कोशिका से बने हैं। तो हाँ ठीक है गाइस, सभी सजीव छोटी एक कोशिका से बने हैं, ओके। सभी मैं जाने दो, बता रहा हूँ, सभी सजीव छोटी कोशिका से बने, कोशिका से, है ना। तो हाँ ठीक है गाइस, सभी सजीव कोशिका से बने, मिलकर बने। और एक कहा कि सभी सजीव की सबसे छोटी इकाई जो है, सभी सजीव की सजीव की सबसे छोटी इकाई जो है वो है सेल। तो मैं कहूँगा हाँ गाइस ठीक है, एकदम बरोबर है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सभी सजीव अगर सेल से बने हैं तो सेल किससे बनी है? इसका मतलब यही हुआ, मुर्गी पहले आई या अंडा, मतलब डायरेक्ट हमसे सेल बनी है या फिर सेल से हम बने हैं, मुर्गी पहले आई या फिर अंडा, ओके। ये वाली कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होती है। व्हाट अ ड्राइंग, ओके। सभी इस वाले कंसेप्ट को हम ऐसे कह सकते हैं कि मुर्गी पहले आई या फिर अंडा, अंडा या फिर मुर्गी, सेल या फिर इंसान, हम मतलब कोई भी जीव, कोई भी ह्यूमन या फिर कोई भी लिविंग थिंग, सेल पहले आई या फिर लिविंग थिंग। अब इस वाले चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन सेल की अगर थ्योरी के बारे में पूछा जाए तो इन दोनों ने लाई, लेकिन आगे जाकर इनको एक रिप्लाई मिला रुडोल्फ नामक शास्त्रज्ञ से, रुडोल्फ विर्चो, इनका पूरा नाम याद रख लो, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या कहा 1855 में, इन्होंने कहा कि सभी जो सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टेंट सेल से, जो सेल है, सभी जो सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टेंट सेल से आए एंड फिर जाकर वो डिवाइड हुए, ओके। डिवाइड होके इनकी गिनती बढ़ी। इन्होंने ये वाली थ्योरी रखी, रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा कि सभी जो सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टेंट सेल से आए एंड फिर जाकर वो डिवाइड हुए, जिससे सेल की निर्मित हुई। एंड इन्होंने क्या कहा, इनका एक वर्ड आता है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला एंड ई सेलुला। इनका वर्ड हर एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो इस वाली चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। अब जानते हैं हम सेल के पार्ट्स के बारे में, बाद में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानेंगे। सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर। सेलुलर क्या है, मल्टी सेलुलर क्या है, इसके बाद हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आज आपका सेल का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यूनिसेलुलर क्या है, तो एकल कोशीय, सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर क्या है, मोर देन सिंगल, म्हणजे ज़्यादा से ज़्यादा सेल, कई कोशिका, ज़्यादा सेल, ओके, ज़्यादा सेल, ओके। सिंगल सेल से क्या होता है कि सिंगल सेल से अमीबा बनता है, सिंगल सेल से पैरामीशियम, में वर्ड्स बता रहा हूँ, लिख लो, पॉज कर लो, सुन लो, नोट्स बनाओ साथ में, ओके। पैरामीशियम, जीवाणु, युग्लिना एंड यीस्ट, ये सिंगल सेल से बने होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, अगर हम बात करें एनिमल्स की, अगर हम और भी कुछ बहुत सारे जीव होते हैं उनकी अगर बात करें, तो उनके अंदर सिंगल सेल्स नहीं होती है, उनके अंदर होती है बहुत ज़्यादा सेल से वो बनती है। अब क्या होता है कि कभी कभार हम सिर्फ अकेला ही काम कर लेते हैं, हम सिर्फ अकेला ही काम करते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हर एक सेल ने अपना काम बांटा हुआ होता है। यहाँ पर हर एक सेल ने
हर एक सेल ने अपना काम बांटा हुआ होता है। जैसे हम घर के अंदर अपने मम्मी पापा के साथ अपना काम बांटते हैं कि मम्मी बनाती है खाना, पापा कमा के लाते हैं, बहन पढ़ाई करती है, भाई घर की जिम्मेदारी उठाता है, अजी कहानियाँ बताती है बच्चों को, आजोबा कभी कभार पैसे ही दे देते। ऐसे सारी चीज़ें मिलकर करते हैं हम घर के अंदर। वैसे ही प्लांट्स एंड एनिमल के जो अंदर जो सेल होती है वो सारे मिलकर काम करती है। बहुत एक नहीं होती है सेल, बहुत अलग अलग है। प्लांट्स के सेल अलग, एनिमल्स के सेल अलग। एक सेल के अंदर नई चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा सेल होती है उनके अंदर, एंड वो सारे सेल एक दूसरे से लिंक यानी मिलकर काम करती है। एंड अब आती है बारी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, कैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब इनके बारे में तो बहुत लोगों ने सुना, माँ कसम मैंने भी सुना था, मुझे भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई टीचर कहना क्या चाहता है। तो मैं कहूँगा गाइज, प्रोकैरियोटिक जो होती है वो पूरी तरीके से सेल नहीं बनी होती है, मतलब पूरी विकसित सेल नहीं होती है। पूरी विकसित सेल नहीं होती है, पूरी विकसित नहीं होती है, विकसित नहीं होती है। एंड यूकैरियोटिक जो होती है वो पूरी की पूरी विकसित होती है, विकसित होती है। ओके, चीज़ें सिर्फ इतनी ही याद रखनी है। अभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी सेल का केंद्रक होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर हमारा जो मेन केंद्रक होता है, हमारा सबको जो ऑर्डर देता है वो कौन होता है, ब्रेन होता है। वैसे सेल के अंदर सबको ऑर्डर देने वाले जो बंदा होता है वो होता है न्यूक्लियस। तो इनके अंदर इनमैच्योर यानी चाइल्डिश, यानी मतलब थोड़ा उतना मैच्योर नहीं है, वैसा न्यूक्लियस होता है। ओके, एंड इसके अंदर पूरा मैच्योर न्यूक्लियस इसके अंदर होता है। ओके, न्यूक्लियस। एंड इसके अंदर राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन के दो टाइप्स होते हैं, 70S 80S। 70S जो होते हैं छोटे छोटे चीज़ों के लिए लगती है, 80S ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन अगर लगता है तो उन वाली चीज़ों के अंदर होती है। जैसे कि हम जो होते हैं, हमको ज़्यादा प्रोटीन लगता है तो हमारे अंदर होता है 80S, यानी हम किस में आते हैं, हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ओके, चीज़ें याद रख लो। इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, ये सिंगल सेल से ही मरते हैं, सेल डिवीजन नहीं होता। ओके, नहीं, या पॉइंट याद रख लो, क्वेश्चन को डायरेक्ट मत लिखो, नहीं होता, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है। इनके अंदर श्वसन तंत्र जो होता है एकदम इंपॉर्टेंट, IMP ट्रिपल स्टार लगा दो। ओके, क्वेश्चन बहुत बार आया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में, मैंने सारे आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। ओके ओके, तो श्वसन तंत्र जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो झिल्ली के अंदर होती है, झिल्ली के अंदर। ओके, झिल्ली के अंदर होती है। एंड इसके अंदर अगर श्वसन तंत्र बोलेंगे, ये सेल के अंदर सेल है। ओके, सेल है, सेल के अंदर, हमारे सेल के अंदर बोलेंगे तो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर सेल का श्वसन होता है। दोनों भी चीज़ें एग्जाम में आई है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर श्वसन यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम सेल का कहाँ होता है। नहीं तो आप लोग बोलेंगे भाई हमारे सेल का रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ऐसे चीज़ें बताओगे, रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम बताओगे, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सेल का बोल रहा हूँ मैं, सेल का। एंड यहाँ पर होता है झिल्ली के अंदर। इतनी ही चीज़ें याद रख लो। अब एग्जाम्पल याद रख लो, इसके अंदर ये होते कौन कौन है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ये होता है बैक्टीरिया एंड ये होता है बैक्टीरिया, एंड ये होता है पेड़ और जीव, या फिर मतलब जीव यानी कोई भी लिविंग नॉर्मली, मतलब ये होता है सिर्फ ऐसे छोटे से क्या बोलते हैं उनको, सूक्ष्म जीव, क्या बोलते हैं रे, उस माइक्रोस्कोप से जिनको देखते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर ये वाली सेल होती है प्रोकैरियोटिक, एंड जो सबको दिखाई देते हैं उनके अंदर ये वाली चीज होती है यूकैरियोटिक। बात हो गई। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। सेल हमारा कुछ इस तरीके से होता है सेल, तो मैंने कुछ तो बता दिया। सेल के अंदर होती है क्या क्या चीजें, तो सेल के अंदर सबसे पहला होता है न्यूक्लियस, सबसे पहला होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइड में ऐसा कुछ ऐसा खुरजुरा पदार्थ होता है जिसको हम बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम।
रेटिकुलम, अब आप लोग ठीक से लिख लो, ओके। मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ। न्यूक्लियस, एंड यहाँ पर एक चीज़ होती है, यहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ें होती है, इनको बोलेंगे तारक काय। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होती है। एक होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें होती है जो होती है राइबोसोम, ओके। सेल के अंदर अगर सबसे छोटा अंग पूछा जाए, सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर सबसे छोटा अंग होता है सेल, लेकिन सेल के अंदर अगर सबसे छोटा अंग बोले तो हो बोलेंगे राइबोसोम, ओके। एंड यहाँ पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया शोषण में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया लिख लो इसको। यहाँ पर ऐसा कुछ गोल्गी गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी। तो मैं ओवरऑल आपको सेल के टॉपिक्स लिखा देता हूँ कि क्या क्या सेल के अंदर चीज़ें। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, हाँ ये वाली चीज़ होती है सेल मेम्ब्रेन। मैंने कॉमन सेल बना दी है, ओके। प्लांट्स के अंदर थोड़ी सी अलग होती है, मैं ह्यूमन के अंदर थोड़ी सी अलग होती है। जाने तो आपको डायरेक्ट टॉपिक ही कवर करा देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यूक्लियस, सेल का ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? सेल का ब्रेन, वो होता है न्यूक्लियस, सेल का ब्रेन। चीज़ें याद रख लो गाइस, चीज़ें, सेल का ब्रेन। इसकी खोज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, न्यूक्लियस के बारे में अगर कुछ पूछेंगे तो वो ये पूछेंगे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो आप लोग कहोगे रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन नामक शास्त्रज्ञ ने की। वैसे तो कभी पूछते नहीं, फिर भी साल याद रख लो, 1831 में इन्होंने खोज की। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है ना, ये वाली चीज़ होती है। हमारा जो डीएनए होता है, कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, ओके। आरएनए होता है, एंड गुणसूत्र, यानी जिससे हम कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, वो वाली सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। अब डीएनए जो होता है वो 70 से लेकर 80% होता है। कभी पूछते तो नहीं, लेकिन फिर भी यार आजकल कुछ भी पूछ रहे हैं तो लिख लो। सॉरी, डीएनए नहीं, ओके, चुप, सॉरी। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है वो होता है 70 to 80%। डीएनए जो होता है वो होता है 10%। पूछते नहीं, फिर भी लिख लो, 2 से 3%। एंड लिपिड भी होता है, इसके अंदर लिपिड भी होता है, लिपिड, जो कि 3 से 5% होता है। न्यूक्लियस के बारे में इतना ही पढ़ लो, सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। अब आते अगले पॉइंट के ऊपर। मैं फिलहाल दो चीज़ें अलग अलग बताऊंगा, ओके। एक मैं आपको, मैं आगे की चीज़ें बताने से पहले एक छोटी सी चीज़ें बताना चाहूँगा। प्लांट सेल, ओके, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के अंदर कॉमन चीज़ें क्या क्या है एंड अलग क्या क्या है। तो देखो, प्लांट जो ये होती है प्लांट सेल, एंड ये होती है एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या है? न्यूक्लियस है। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन क्या क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन यानी बाहरी है, ये वाली चीज़ सेल मेम्ब्रेन है। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों के अंदर कॉमन राइबोसोम है। गोल्गी बॉडी है, वैक्यूल है, एंड तारक काय है। तारक काय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तारक काय कर रहा हूँ। हाँ। तो प्लांट कौन सी थी? ये वाली थी ना। प्लांट जो थी वो चौकट, यानी आपको अगर डायग्राम में प्रॉब्लम मैंने गलत बना दी, चौकट यानी ऐसी वाली प्लांट सेल होती है, ओके। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो कि होती है सेल वॉल, ओके। तो ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गाइज प्लांट के अंदर क्या इनमें से एक्स्ट्रा है, क्या ऐसी चीज़ है जो एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती, तो वो है सेल वॉल। एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, ओके। इसके अंदर और एक होता है लवक। लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फटाफट से बता दो मुझे। ये होता है एनिमल सेल। इतनी चीज़ें प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा होती है, ओके। ये होता है एनिमल के अंदर, ये होता है राउंड यानी गोल होता है, ओके। इसके अंदर सीलिया होता है एंड फ्लैजिएला होता है, फ्लैजिएला। ये दोनों ही चीज़ें एक्स्ट्रा होती है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता, ओके।
इतनी चीज़ होती है। अब देख लो, याद रख लो क्या क्या होता है, सेल वॉल एंड दोनों में कॉमन सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में जानेंगे। ओके, तो अभी सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन होता है, सेल वॉल दोनों में नहीं, सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। अब जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। मेम्ब्रेन, ओके, ये जो चीज़ होती है वो सेमी परमेएबल होती है। ओके, हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए दोनों को भी मैं बताऊंगा। सेमी परमेएबल यानी अर्ध पारगम्य। ओके, इंग्लिश हिंदी वालों टेंशन मत लो, अर्ध पारगम्य इनको कहते हैं। ये कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करती है। ओके, कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करती है, ये वाली चीज। ओके, कुछ भी अगर कोशिका के अंदर आ रहा है तो ये वाली चीज वो देखती है। ये जंतु तथा पादप दोनों में प्रेजेंट होती है। ओके, पादप में भी एंड जंतु में भी, ये दोनों में प्रेजेंट होती है। तो ये वाली चीज, इसके बारे में इतना ही याद रख लो, क्या याद रख लोगे एक्स्ट्रा। ओके, अब आता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी होती है, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो इसके बारे में क्या जानोगे, ओनली प्लांट। एक मिनट गाइज, आपको नहीं आ रहा, आपको इसको मैं बता देता हूँ। इसको हिंदी में बोलेंगे कोशिका भित्ति। ओके, कोशिका भित्ति इसको कहते हैं ओनली प्लांट के अंदर। एंड इसका क्या होता है कि इसका काम क्या होता है कि ये जो प्लांट की सेल को होती है ना, इसको निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में कार्य करता है, सहायक होता है। प्लांट के सेल को एक निश्चित आकार देने में ये सहायक होता है। ओके, तो ये आकार देता है प्लांट सेल को। ओके, आकार देता है प्लांट सेल्स को। ये पेड़ों में कठोरता भी प्रदान करता है, पेड़ों में हार्डनेस भी प्रदान करता है, कठोरता भी प्रदान करता है। इंग्लिश के लिए हार्डनेस प्रदान करता है। ओके, प्रदान यानी हार्डनेस बनाता है, हार्ड बनाता है। ये पेड़ों में कठोरता प्रदान करता है, हो गया। अब अगला एक क्वेश्चन होता है, ये बना किससे होता है। तो एकदम इंपॉर्टेंट अगर इसके बारे में याद रखना है तो होता है सेलुलोज। ये बनता किससे, तो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो होती है सेलुलोज से। ओके, अब एक इसके बारे में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, वन लाइनर वन क्वेश्चन आ ही जाता है कि जंतु के अंदर कौन सा, जंतु के अंदर जो जन्म क्या हो गया, सॉरी, जंतु के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है उसके अंदर कौन सा क्या कैसे बनती है। पादप के अंदर जो, ये तो सेलुलोज। ओके, फिर भी लिख लेता हूँ, जीवाणु के अंदर एंड कवक के अंदर। ओके, ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IMP हर वक्त एग्जाम में सेल से बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसके ऊपर ये वाली चीज़ें सेल, आपको ये वाली चीज़ें ना आ जाए। ओके, तो मैं जंतु के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है, वो लिपिड एंड प्रोटीन से बनती है। ओके, लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनती है, वो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनती है। पादप के अंदर अगर जानोगे तो सेल्यूलोज। जीवाणु के अंदर ये वाली चीज़ पूछी जा सकती है इस वाले एग्जाम के अंदर, पेस्टिडो ग्लाइकन, क्योंकि ये वाली चीज़ें याद नहीं होती, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं सिर्फ सेलुलोज प्राप्त करते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन को तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड इसके अंदर ये वाले कवक तो हर किसी को याद ही हो गया आजकल। ओके, काइटिन से बनती है। तो इनके अंदर के जो सेल वॉल होती है वो इस वाली चीज़ों से बनती है। ओके, ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस कवर हो गया, हमारा सेल वॉल कवर हो गया। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि सेल न्यूक्लियस के पास होता है। ओके, अब इसके लिए अगला पेजेस। तो दोस्तों, अब तक हमने न्यूक्लियस पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा एंड सेल वॉल पढ़ा। अब हमारा अगला टॉपिक का नाम आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, जो कि सेल का एक इम्पॉर्टेंट एंड महत्वपूर्ण भाग होता है। ओके, तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका हिंदी में अगर बता दूँ तो अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका हम इसे हिंदी में कहते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है अभी हम डिटेल में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारा हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इस
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की? तो इसके अंदर 3-4 नाम है गाइस। केथ पोर्टर। ओके, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन आप आज तक शायद इसकी अब तक खोज नहीं पूछी, तो हम इस बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, तो इसकी खोज किसने की? केथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड एंड एर्नेस्ट फ्यूलम ने की। ओके, इतने बार ये आपको याद हो गई। अब चलते अगला पॉइंट, यानी महत्वपूर्ण पॉइंट। ओके, तो ये वाली चीज़ अभी यहाँ से मैं जो पढ़ाऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब आने वाला है देर आर 2 टाइप्स, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होती है। इसके अंदर सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हार्ड यानी रफ। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक, सॉफ्ट एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, 2 टाइप्स होती है। अब देखो होता क्या है कि न्यूक्लियस ऐसा होता है, न्यूक्लियस के पास कुछ ऐसा पार्ट्स होता है, एंड इस पार्ट को ही हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉफ्ट होता है और एक वाली जगह हार्ड होती है। तो अब आते हैं इन दोनों के बारे में, सॉफ्ट एंड हार्ड रफ के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का। ओके, फैट का भी साथ में। रफ एंडोप्लाज्मिक जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट तो डिटेल में आपको एक पॉइंट तो याद होना चाहिए कि प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन कहाँ से बनता है? प्रोटीन राइबोसोम से बनता है। प्रोटीन राइबोसोम से बनता है। ओके, प्रोटीन जो होता है राइबोसोम से बनता है। यानी राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट IMP 3 स्टार लगा दो इस वाले क्वेश्चन को, बहुत बार आया है। ओके, अब देखो यहाँ पर होता है सॉफ्ट वाला, यहाँ पर होता है हार्ड वाला। तो ऐसे कुछ राइबोसोम का छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाते हैं। ओके, तो अब राइबोसोम के बारे में हमने जान ही लिया, तो अब राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। राइबोसोम आखिर होता क्या है? ओके, अब राइबोसोम जो होता है ये इसका महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो इससे आपको आसानी भी होगी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन सा पदार्थ होता है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, यहाँ पर प्रोटीन होता है। ओके, अब आगे कि राइबोसोम की खोज किसने की, इसके बारे में अब डिटेल में जानेंगे। राइबोसोम की खोज की जॉर्ज ई पैलेडे ने। ओके, जॉर्ज ई पैलेडे ने राइबोसोम की खोज की। अगला पॉइंट कि राइबोसोम जो होता है वो पादप एंड एनिमल सेल दोनों में भी प्रेजेंट होता है। पादप यानी वनस्पति सेल, ओके, यानी एंड प्लांट सेल। एंड ये जो होता है राइबोसोम जो होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राइबोसोम जो होता है वो सेल का सबसे छोटा पॉइंट होता है, सबसे छोटा भाग, अगर सबसे छोटा अंग अगर बोले तो वो होता है राइबोसोम। ओके, सेल का सबसे छोटा अंग राइबोसोम होता है। मनुष्य के अंदर सेल होता है, लेकिन सेल के अंदर का सबसे छोटा पॉइंट राइबोसोम होता है। ओके, तो अब आता है अगला पॉइंट कि राइबोसोम के अंदर होता है एक राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ओके, एक राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो कि प्रोटीन से बनता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? प्रोटीन से। एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA इसको हम कहते हैं। राइबोन्यूक्लिक एसिड को RNA कहते हैं। एंड RNA के ऊपर एक क्वेश्चन आया है कि RNA किससे बना है? वो प्रोटीन से बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है। इसके अंदर कुछ लॉजिक नहीं है, लेकिन ये प्रोटीन से बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कवर किया। ओके, अब आगे कि राइबोसोम जो होता है उसको हम सेल की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री हम राइबोसोम को कहते हैं। एंड राइबोसोम का कार्य तो मैंने सबसे पहले बता दिया कि प्रोटीन सिंथेसाइज यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ओके, तो अभी आगे चलते हैं। राइबोसोम के जो होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं। राइबोसोम की भी 2 टाइप्स होती है। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप्स होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। एंड राइबोसोम के अंदर फिर 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है 70s एंड एक होता है 80s। तो इन दोनों के बारे में अभी हम जानेंगे। ये दोनों भी प्रोटीन के टाइप होते हैं। ओके,
एक होता है आकार में 70s, जो होता है नंबर से हम जान लेते हैं कि ये वाला छोटा ही होता है, ओके, छोटा। एंड ये वाला बड़ा होता है, ओके, ये वाला बड़ा होता है। और दूसरी बात, ये जो होता है 70s, ये माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे जीवों के अंदर, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उन जीवों के अंदर पाया जाता है। तो ये वाला चीज़ कहाँ पाई जाती है? ये अभी प्लांट एंड एनिमल। इसका लॉजिक ऐसा है कि जहाँ पर जिसको ज़्यादा लगता है उसको वो वाली चीज़ लगती है। अब हमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लगती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर तो होगा। अब इसका हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि याद रखने के लिए मैं लिख देता हूँ कि प्रोटीन जानना कमी लगती है। प्रोटीन जिनको कमी लगता है उनके अंदर 70s होता है, एंड जिनको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लगती है, उनके अंदर 80s पाया जाता है। ओके, क्लियर? तो राइबोसोम का टॉपिक यहीं पे क्लियर होता है। इसके बारे में इतना ही पूछेंगे, आप लोगों को डिटेल में याद रखने की ज़रूरत है। ओके, आप लोग डिटेल में याद रखो, एग्जाम के अंदर राइबोसोम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए। अब आता है अगला टॉपिक, इसके बारे में, इसके नामकरण के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो ये वाली चीज़ जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इम्पोर्टेंट भी है ये। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी पूछी गई हैं। तो इसके अंदर मैं 3 चीज़ें सबसे पहले बता देता हूँ। 1880, 1890 एंड 1898। आप लोगों को ये साल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं है, ये साइंस है। साइंस के अंदर साल नहीं पूछते, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि गाइज मेरा तो पढ़ाना काम है। ओके, कॉलिकर, फिर आता है अल्टमैन, फिर आता है सीबेंडा। तो ये क्या है, मैं रुको थोड़ा बताता हूँ। क्वालिकर नामक शास्त्रज्ञ आया, उन्होंने क्या किया कि कीटों के अंदर रेखित जो पेशियां होती है उनमें इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया देखा। ओके, इन्होंने क्या देखा, कीटों के अंदर रेखित पेशियों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखा। ओके, क्वालिकर ने। फिर आए अल्टमैन ने क्या कहा, हमारे मनुष्य के अंदर इन्होंने सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखा। तो आप लोगों को अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कीटों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किसने ढूंढा, तो क्वालिकर ने। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किसने ढूंढा, तो अल्टमैन ने। अगला जो होता है, तो भाई सेल का माइटोकॉन्ड्रिया तो खोज हो गया, इनका क्या कनेक्शन, तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया। इनका काम यही है कि इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण किया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किन्होंने किया, तो सी बेंडा ने किया। अल्टमैन ने किया। तो फिर भाइयों, तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन तो आया होगा कि अल्टमैन ने खोज किया, अल्टमैन ने कुछ तो नाम रखा होगा। तो मैं कहूँगा हाँ ना गाइस, रखा ना। अब एक चीज़ खोजी तो उसके बारे में कुछ तो लिखा होगा ना। तो उन्होंने कहा बायोप्लास्ट, एंड बायोप्लास्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि बायोप्लास्ट किससे कहते हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, आप लोग कहना कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा, सी बेंडा ने रखा। ओके, तो ये वाली चीज़ आपको पूछ लेते हैं। ओके, हिस्ट्री नहीं है फिर भी पूछ लेते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का लेक्चर चालू है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़े से और भी चीज़ें जानेंगे। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 2 झिल्लियाँ होती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने झिल्ली पाई जाती है। इसके बाद का भी एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हम झिल्ली के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंतर झिल्ली, मतलब अंदर की साइड से, एंड एक बाह्य झिल्ली होती है। ओके, 2 साइड से झिल्ली होती है, अंतर झिल्ली एंड बाह्य झिल्ली। ओके, 2 झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम के अंदर आया है। ओके, मैं सारे जो चीज़ें बता रहा हूँ एग्जाम के अंदर आया है, मैं प्रीवियस ईयर का पेपर जो पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि ये वाला चीज़ एग्जाम के अंदर आई है। ओके, तो क्रिस्टी जो होती है, क्रिस्टी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाला एक पार्ट है। तो पूछ लेते हैं लोग कि क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग बता देना कि क्रिस्टी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। ओके, तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है। ये क्रिस्टी इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। हाँ, अब आप देख लो कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यही है कि ये क्या करती है, ऊर्जा निर्माण करती है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल हम इसे कह सकते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल को, पावर हाउस ऑफ द सेल।
और एक कार्य है कि ये अगर ये पावर ऑफ द सेल तो है, लेकिन ये जो होता है सेल का अगर रेस्पिरेशन पूछा जाए, सेल का श्वसन संबंध पूछा जाए, सेल कहाँ से श्वसन करता है, तो आप लोग कहे ना कि माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है एटीपी। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी ये ऊर्जा निर्माण करता है, यानी ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। एंड ये क्या करता है कि ये रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया से ही सेल का होता है। सेल का रेस्पिरेशन कहाँ से होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कहे ना रेस्पिरेशन जो है सेल का माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। और क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रेस्पिरेशन कार्य को हेल्प करने के लिए एटीपी प्रेजेंट होता है। एंड एटीपी जो है फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हार्ड लग रहा है तो लिख के देते रहो, एडेनोसिन ओके ट्राइफॉस्फेट। ओके क्लियर। तो ये क्या करता है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन का निर्माण, सेल के अंदर श्वसन का निर्माण करता है। कौन करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतनी ही चीज़ें आप लोगों को मैंने जितना पढ़ाया, तो ऑल ओवर मैंने जहाँ जहाँ कहा कि ये अगर एग्जाम में आया है तो वो गाइज एग्जाम में आया है, एंड आप लोगों को उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, एंड पूछा जाता भी है। ओके, एंड अभी ग्रुप डी की एग्ज़ाम आ रही है तो अच्छे से पढ़ो। अगला पार्ट यानी लाइसोसोम, तो इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो प्लीज़ गाइज है मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो अभी शुरू करते हैं लाइसोसोम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन। ओके, तो लाइसोसोम जो है वो उसकी खोज किसने की, तो आप लोग कहोगे क्रिस्टियन डी डुवे ने, क्रिस्टियन डी डुवे ने। ओके, क्रिस्टियन डी UVE। ओके, क्रिस्टियन डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की। तो ये वाला जो लाइसोसोम जो पार्ट है सेल का, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है ये पाचन का कार्य करता है, ये सेल के अंदर पाचन का कार्य करता है। और इसके बारे में एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम इम्पोर्टेंट अगर कोई बात बोली जाए तो इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग। ओके, सुसाइडल बैग यानी सुसाइडल बैग। ओके, यानी आत्महत्या की थैली, बैग सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली। ओके, ये वाले नाम इसका क्यों गिरा, तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानते हैं। आत्महत्या की थैली, तो इसके बारे में क्या जानना है हमें कि ये वाला नाम सुसाइडल बैग यानी क्या है, इसका क्या मतलब होता है। तो लाइसोसोम जो है इसके पास एक एंजाइम है गाइस, जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है इसके पास है। एंड ये वाला एंजाइम अगर हिंदी में कहा, अगर मैं इसका नाम हिंदी में बोलूँ तो जल अपघटक एंजाइम। ओके, जल अपघटक एंजाइम हिंदी के लिए। तो ये वाला जो एंजाइम है, ये वाला क्या करता है, अगर ये वाली सेल है तो इसका अगर कोई अंग काम नहीं कर रहा ठीक से, तो ये वाला लाइसोसोम जो होता है उसके ऊपर ये जल अपघटक एंजाइम छिड़क देता है, जिसके कारण वो वाला पार्ट सेल का नष्ट हो जाता है। ओके, मतलब वो वाला जो पार्ट होता है वो नष्ट हो जाता है, एंड इसलिए इसको सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लेकिन इस रीजन से नहीं कहा जाता, एक और रीजन है, अगर पूरी की पूरी सेल ही काम करना बंद कर जाए, अगर पूरी सेल काम ही करना बंद कर दे, तो ये वाला जो एंजाइम है, ये वाला जो पार्ट है सेल का लाइसोसोम, ये फट जाता है, जिसके कारण पूरी की पूरी सेल जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो अभी आपका ये वाला डाउट क्लियर है, अब तक आपको पता नहीं होगा, तो अभी आपको पता हो गया होगा। ओके, तो इसलिए एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ये वाला एंजाइम याद रख लो। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, ये वाली चीज याद रख लो। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है सेल के अंदर, तो ये वाला चीज याद रख लो। लाइसोसोम की खोज किसने की, तो ये वाली चीज याद रख लो। ओके, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एंड इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, इतना ही चीजें आपको एग्जाम के अंदर मिलेगी। ओके,
तो अब आता है अगला पॉइंट, गोल्गी काय यानी गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी हिंदी के लिए गोल्गी काय, गोल्गी, गोल्जी 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 सॉरी सॉरी सॉरी, गोल्गी यानी नहीं, गोल्जी काय, गोल्जी काय। ओके, तो हिंदी वालों के लिए भी मैंने लिख दिया, इंग्लिश वालों के लिए भी मैंने लिख दिया। तो इसके बारे में अगर जानना है तो इसका एक साल याद रख लो, 1898 मत याद रख लो, पूछते नहीं एग्जाम के अंदर, हिस्ट्री थोड़ी है। साइंटिस्ट का नाम याद रख लो, कैमिलो, ओके ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, कैमिलो गोल्गी। साइंटिस्ट के सरनेम से इसका नाम गिरा, इसलिए साइंटिस्ट अगर एग्जाम के अंदर आ ही जाता है तो आपको बताने में आसानी होगी कि गोल्गी नामक शास्त्रज्ञ से गोल्गी बॉडी की खोज हुई। ओके, तो ये वाला चीज क्या करता है, अगर सेल है, ये देखो ये सेल है हमारी, एंड सेल से एक जगह पर हमें कुछ सामान भिजवाना है, तो ये वाला एंजाइम जो होता है उसको कैरी करके ये वाला एंजाइम उसको भेज देता है। ओके, इसके लिए इसको यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, यातायात प्रबंधन। यानी ये इसका काम क्या होता है, इसका कार्य होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह। सेल को कुछ चीज़ें चाहिए होगी, या फिर मतलब कुछ भी प्रोटीन वेटीन ऐसे कुछ भी चीज़ें सेल को अगर चाहिए एक जगह से दूसरी जगह, सेल को अगर एक जगह से दूसरी जगह कुछ भी अगर चीज़ें चाहिए तो ये वाला एंजाइम का ये वाला पार्ट काम आता है। ओके, जिसका नाम है गोल्गी बॉडी, इसलिए इसको यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ओके, यातायात प्रबंधक। ओके, इतनी ही चीजें है, कुछ भी ज्यादा नहीं। गोल्गी बॉडी के ऊपर ज्यादा पूछते नहीं, फिर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है, इतनी चीजें याद रख लो। एंड ये वाला तो इसके सरनेम में ही है, इसलिए पूछते नहीं शायद। ओके, फिर आता है अगला हमारा सेंट्रोजोम, जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। ये वाला सेंट्रोजोम जो कि तारक का है। ओके, सेल के अंदर मैंने इसके डायग्राम भी निकाल दी, आपको समझ में नहीं आई तो सॉरी। सेल ऐसा होता है एंड यहाँ पर कुछ तो ऐसा ऐसे 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 तारक का होता है। ओके, जिसकी जो आकृति होती है, जिसकी जो ये होती है, ये बेलन जैसी होती है। ओके, ये किसकी तरह दिखता है, ये बेलन की तरह दिखता है। ओके, ये बेलन यानी जो हमारी मम्मी जो बेलन से करती है ना रोटी, उसकी तरह ये इसकी आकृति है। ओके, एंड ये क्या होता है कि ये जो होता है ये न्यूक्लियस के पास होता है। ओके, ये केंद्रक यानी न्यूक्लियस के पास होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, बस यही एक ही चीज़ पूछेंगे कि आकृति पूछेंगे तो पूछेंगे। एंड ये क्या करता है, सेल को डिवीजन, सेल का विभाजन करने में हेल्प करता है। ये वाला आईएमपी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गाइज ये वाला एग्जाम के अंदर आया है कि सेल का विभाजन कौन करता है, कोशिका का विभाजन कौन करता है। तो आप लोग को नाम याद होना चाहिए, सेंट्रोजोम यानी तारक का है, और इसकी आकृति बेलन की तरह है, कोशिका का विभाजन करता है। ओके, कोशिका का विभाजन करता है ये वाला पार्ट सेल का। ओके, तो इसके बाद आता है, अब आता है अगला एक पॉइंट। ये जो होता है सेंट्रोजोम जो होता है वो दोनों में भी पाया जाता है। ओके, गोल्गी बॉडी जो होती है ये भी दोनों में भी पाई जाती है, पादप यानी प्लांट सेल। ओके, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बता दिया। सेंट्रोजोम जो होता है ये भी दोनों में पाया जाता है, प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर। एंड लाइसोजोम जो होता है ये भी दोनों में पाया जाता है। मैंने शुरुआत में आपको बता दिया ना कि क्या क्या अलग है इन दोनों के अंदर, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्या सेम है। ओके, तो अब आता है अगला पॉइंट जो कि होता है वैक्यूल। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम जानेंगे कि वैक्यूल आखिर होता क्या है। ये होता है रसदानी, इसके अंदर एक द्रव होता है, एक तरल पदार्थ होता है। ओके, रसदानी। ओके, तो ये क्या, सबसे पहली बात कि ये नॉन लिविंग थिंग है यानी निर्जीव है। ओके, नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव है। ये वाली चीज़ क्या है, निर्जीव है। ओके, निर्जीव है। एंड इसके अंदर क्या होता है कि एक कोशिका का जो रस होता है, रस जो द्रव होता है कुछ, वो वाली चीज़ इसके अंदर पाई जाती है। ओके, कोशिका का रस जो होता है वो स्टोर होता है यहाँ पर। ओके, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है तो मैं आपको डिटेल में, कोशिका का रस
स्टोर होता है। ओके, कोशिका का रस स्टोर होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा इसके अंदर पाया जाता है तो जल। ओके, जल के साथ पाया जाता है खनिज लवण पाया जाता है, एंड कार्बोहाइड्रेट भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। एंड इसके बारे में अगर डिटेल में जाना है तो एक एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये वाली चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाली चीज़ पूछी जा सकती है कि जंतु में वैक्यूल्स बड़े होते हैं या फिर पादप में। जंतु यानी हम मतलब एनिमल सेल। ओके, एनिमल सेल में बड़े होते हैं या फिर पादप में। तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर छोटे ही होंगे। ओके, जंतु यानी एनिमल्स यानी हम कुछ भी, हम हमारी भी गिनती हो गई। ओके, एनिमल्स में बड़े होते, छोटे। एंड पादप यानी प्लांट सेल में बड़े होते हैं, पादप में बड़े होते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात। ओके, चलो चलते आगे। एंड इसके बारे में इतनी ही चीजें पूछेंगे। ओके, तो अब आता है अगला टॉपिक हमारा लवक। लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों को इसके मैं अगर डिटेल मतलब मैं इसके बारे में बता दूं तो शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, तो लवक के बारे में अभी हमारा अगला टॉपिक है। एंड लवक जो होता है ओनली प्लांट्स में पाया जाता है। तो मैंने बता दिया है स्टार्टिंग में ही कि लवक कहाँ पाया जाता है। ओके, लवक जो होता है इसके बारे में जानेंगे, ओनली प्लांट। ओके, ओनली प्लांट। ओके, तो अभी ये जानते हैं कि लवक के टाइप्स कितने होते हैं। लवक के जो होते हैं 3 टाइप होते हैं। तो इन तीनों टाइप के बारे में पूछे जाते हैं। लवक की उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इन तीनों पॉइंट के बारे में ही पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहला आता है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट, एंड उसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। ओके, लवक के जो होते हैं 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो अब इन तीनों को भी हम डिटेल में जानेंगे। मैंने बता दिया तो शायद आपको नाम याद हो गया होगा। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट यानी क्या होता है, हरित लवक। ओके, अब क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, हरित लवक। इंग्लिश हिंदी वालों के लिए क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, तो कुछ ने पूछे जाते इसके बारे में। ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं ये बता देता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये वाली चीज जो होती है प्लांट के अंदर होती है लवक। तो ये क्या करता है, प्लांट के अंदर भोजन का निर्माण करता है। ओके, जो भोजन प्लांट के अंदर तैयार होता है उसका निर्माण हरित लवक करा देता है। मैं इन तीनों के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो ये वाला क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है प्लांट के अंदर। एंड ये क्या होता है कि पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। एंड इसका रंग जो होता है, जहाँ हरा रंग है प्लांट का, वहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर पूछा जाए कि पत्तियों के अंदर कौन सा ये पाया जाता है लवक, तो आप लोग कह सकते हैं कि पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ओके, और भी थोड़ी चीजों में पाया जाता है, लेकिन नॉर्मली हरे रंग के पास पाया जाता है, पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। ओके, तनों में ये वाली चीज प्रेजेंट होती है। ओके, तो अगला एक टॉपिक कि इसका रंग जो होता है हरे रंग का होता है। ओके, हरे रंग का होता है यानी ग्रीन कलर का होता है। ओके, एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट लाइन अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसके कारण, इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही प्रकाश का संश्लेषण होता है। ओके, लाइट का संश्लेषण होता है, प्रकाश का संश्लेषण होता है, इसके कारण ही होता है। ओके गाइज, समझ में आ गया। एंड इसको क्या कहा जाता है, एक चीज याद रख लो कि इसको क्या कहा जाता है, रसोई घर। ओके, सेल का रसोई घर। ओके,
एग्जाम का क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम में आया है। अब देख, मैं बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में आए। मैंने जितने अब तक आपको टॉपिक पढ़े तो मैंने वो सारे जो जो इम्पोर्टेंट बोले वो सारे एग्जाम में आए वो ये क्वेश्चन है। अभी ये वाला रसोई घर ये इम्पोर्टेंट है, ये आया है। पत्ती तथा यह नहीं प्रकाश संश्लेषण का आया है। ओके, ये भी आया कि भोजन का निर्माण कौन करता है। रसोई घर अगर यहाँ है तो इसका मतलब यही होगा कि ये वाला चीज़ जो है वो भोजन का निर्माण करेगी। तो अब चलते अगले पॉइंट के ऊपर, ल्यूकोप्लास्ट के ऊपर। ओके, तो अभी जानते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ओके, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस है, इसके अंदर कलर पाया नहीं जाता। ओके, कलरलेस है ये। एंड इसका क्या होता है कि इसके पास सूर्य का प्रकाश, इसके पास सूर्य का जो प्रकाश है, सन का जो लाइट है इसके पास नहीं पहुंचता। यानी ये कहाँ होगा, जड़ में होगा। ओके, पेड़ के जड़ में होगा, पेड़ के रूट में होगा। ओके, तो इसके पास जो होता है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। ओके, पहुंचता, मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये होता है कि ये जड़ में पाया जाता है। और ये भूमिगत तना, जो भूमिगत जिसके तने होते हैं जिसके, वहाँ पर ये वाली चीज़ पाई जाती है। ओके, तो ये इसका कार्य क्या होता है कि ये भोजन का एक कार्य क्या करता है कि ये भोजन का संग्रह करता है। ओके, भोजन का संग्रह करता है। ओके, भोजन का संग्रह करता है। ओके, तो अभी हमारा लास्ट का पॉइंट है सेल का, क्योंकि मैंने ओवरऑल सेल आपको पढ़ा दी, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके बाद। ओके, भोजन का संग्रह करता है ये वाली चीज़। ओके, अगला अभी इतनी ही चीजें इसके बारे में याद रख लो। ल्यूकोप्लास्ट, ओके, कलरलेस है, सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जड़ भूमिगत तना में पाया जाता है, भोजन का संग्रह करता है। अब आता है लास्ट वाला पॉइंट सेल का, जिसके अंदर हम जानेंगे क्रोमोप्लास्ट। एंड क्रोमोप्लास्ट से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये रंगहीन यानी रंगीन विचार वाला लवक, सॉरी रंगहीन नहीं, रंगीन विचार वाला लवक है। ओके, क्रोमोप्लास्ट ये क्या करता है, सबसे पहले कलर से भरा हुआ होता है। ओके, कलर से भरा हुआ होता है, इसलिए इसको लिख लो कि रंगीन लवक है। तो उसकी बात, दूसरी बात, ये रंग प्रदान करता है। रंगीन लवक यानी रंग प्रदान करता है, मतलब कहाँ होगा, फलों में होगा, फूलों में होगा। ओके, रंग प्रदान करता है। ओके, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी। ओके, तो अब आता है कि इसके एग्जाम्पल लिख लो। तो जहाँ जहाँ रंग पाया जाता है वो सारी चीज़ें लिख लो गाइस पेड़ के, जैसे कि पुष्प यानी फ्लावर, बीज, ओके, फल, फूल, सारी चीज़ें जो जो जहाँ जहाँ रंग होता है ना वो वाली चीज़ यहाँ पर लिख लो। तो इसके बारे में एक और चीज़ जानेंगे हम, एग्जाम के लिए आईएमपी क्वेश्चन है कि टमाटर जो है इसके बारे में पूछा जाता है। तो मैंने कहा ना कि ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में कि टमाटर जो है वो लाल क्यों होता है, टमाटर लाल क्यों होता है, तो गाजर जो है वो लाल क्यों होता है, चुकंदर जो है वो लाल क्यों होता है। तो ये मैं 3-4 पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला आया भी है, टमाटर लाल क्यों होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन। ओके, गाजर लाल क्यों होता है, तो एक कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन। ओके, और एग्जाम में ये सारी चीज़ें आई हुई है। एंड ये विटामिन के कारण होता है, विटामिन। ओके, तो मैंने आपको ओवरऑल सेल पढ़ा दी, इसके बाहर अभी आपके कुछ भी नहीं आने वाला। एक पॉइंट रह गया जो कि होता है एक पॉइंट रह गया जो कि होता है सीलिया एंड फ्लैजिला। ओके, सीलिया एंड फ्लैजिला, लेकिन इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आता है कि ये पाया किस में जाता है। तो आप लोग को इम्पोर्टेंट है, एक ही चीज़ है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सीलिया एंड फ्लैजेला। ओके, फ्लैजेला ये पाया कहा जाता है। तो ये जस्ट इतना याद रख लो कि ये जंतु सेल यानी एनिमल सेल में पाया जाता है, जंतु सेल
यानी एनिमल सेल में पाया जाता है। ओके, ये पादप में नहीं पाया जाता। ओके, आप लोगों ने ध्यान से सुना, ये पादप में नहीं पाया जाता, ये जंतु में पाया जाता है। तो आज हमारा सेल का ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर हो गया। एंड मैंने जितना पढ़ाया है आपको, इसके बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आया तो बताना, मुझे कमेंट में बताना। आया ही नहीं, मैंने सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन के ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ही आज का आपका ये सेक्शन लिया। ओके, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बता दो। एंड एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो कर ही दो। तो मैंने आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। तो जहाँ जहाँ मैंने कहा कि ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है, जहाँ जहाँ मैंने इम्पोर्टेंट वर्ड यूज़ किया, वही वाली चीज़ एग्ज़ाम में आई है। इम्पोर्टेंट जहाँ मैंने कहा वो वाली चीज़ ही एग्ज़ाम के अंदर आई है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वाला जो चैप्टर होता है, ये एग्ज़ाम होगी, ये वाली चीज़ पूछेंगे ही। ओके, सेल के अंदर के और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही होते हैं सेल के। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा मुझे फटाफट से कमेंट कर दो। एंड अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो। आपका एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब मुझे 100% मोटिवेशन देता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कमेंट बता दो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।